फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी कुछ छूट रहा है पार्ट 2 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी कुछ छूट रहा है भाग 2। हम दोनों ने साथ में डिनर बनाया और साथ में ही खाया। इस पूरे वक्त के दौरान मैं किसी भी तरीके से साक्षी को ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मुझे उसकी बातें और परेशानी पता है। इसलिए मैं पुरानी रातों की तरह ही उससे बात और बर्ताव करती रही। जब डिनर हो गया तो बर्तन धुलने के बाद उसने कहा, मम्मी मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैं सोफे पर लेटी थी। मैंने सिर्फ गर्दन हिला दिया और वो चली गई। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में दरवाजे के पास खड़ी हुई तो उसने मुझे देखकर अंदर आने का इशारा करके कहा, आइए ना मम्मी बैठिए। मैं उसके पास जाकर उसके बिस्तर पर बैठी और मधुर आवाज में कहा, साक्षी बेटा क्या अपना 1 घंटा मुझे दे सकती हो? उसने आश्चर्य से आंखें बड़ी करके कहा, मतलब? मैंने सहजता से उत्तर दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो साक्षी ने कहा, तो बोलिए ना मम्मी। मैंने कहा, इस तरह नहीं बेटा, पहले अपना कॉपी किताब बंद करके रख दो। उसने आश्चर्य होकर मुझे देखा मगर कुछ कहा नहीं और कॉपी किताब पेन वगैरह सब हटाकर एक तरफ रख दिया। तो हम दोनों बेड के सहारे बैठ गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, साक्षी जानती हो यहाँ जब मनुष्य आता है तो उसके लिए ढेर सारी समस्याएं होती हैं। वो संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है। मैं गंभीरता से बोल रही थी और वो मौन होकर ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने आगे कहा, ऐसा नहीं है, जिनको अपना जीवन और लक्ष्य सहजता से मिल जाते हैं उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। समाज के कई बंधन तोड़ने पड़ते हैं। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। फिर उन्हें उनका लक्ष्य मिलेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती है। यही हम औरतों के साथ भी होता है, मगर हमारी जान को खतरा हमेशा रहता है। जन्म से पहले कोख में खतरा, जन्म के बाद इज्जत का खतरा, दुनिया की गंदी नजरों से खतरा, बड़ी होने पर दहेज का खतरा, शादी होने पर दहेज से मार डालने का खतरा, और भी कई खतरे होते हैं हमारे जीवन में। साक्षी शायद तुम समझ रही होगी कि इस समय तुम किन खतरों से जूझ रही हो। तुम्हारे सिर पर पिता का और मेरे सिर पर पति का साया नहीं है, इसलिए हमें अपनी आत्मरक्षा स्वयं करनी होगी। जब तक लगे कि कोई लिमिट में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब लगे कि उसने लिमिट पार कर दी है तो उसे सही सबक सिखाओ, क्योंकि सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है। भले ही हमें लोग सहन शक्ति की मूर्ति कहते हैं। साक्षी ने आश्चर्य से बोलते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। मम्मी मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा, बेटा 2 महीने से वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? साक्षी ने कहा, मम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर आपको ये कैसे पता? मैंने कहा, मैं तुम्हारे स्कूल फीस जमा करने गई थी तो पता चला, और मैंने तुम्हारी अंकिता की फोन पर हुई बातें भी सुन ली। आज तुम इस कारण से नहीं बता रही थी कि मैं परेशान हो जाऊंगी, पर हो सकता है कि इसी कारण से कल हमें बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़े। साक्षी तुम जितना उसे इग्नोर करोगी उसकी हिम्मत उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसकी हरकतें देखी है मैंने, कितनी घटिया थी वो। साक्षी ने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और मायूस होकर कहा, मम्मी वो क्लास 12 का इंटेलिजेंट लड़का है, इसीलिए सब उस पर विश्वास करते हैं। मैं कहूँ भी तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, तो ना माने, ईश्वर ने तुम्हें भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। तुम अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करो, अपने बाहुबल से उसे हराओ। साक्षी ने कहा, पर मम्मी मैंने कौन सी जूडो कराटे सीखी है कि मेरे पास फिजिकल पावर होगी? मैंने कहा, ये तुम्हारा वहम है साक्षी। शारीरिक ऊर्जा हर किसी के पास है, बस उसमें आत्मविश्वास करने की कमी है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ, जैसे मैंने अपने आत्मविश्वास को आज से 22 साल पहले जगाया था। साक्षी ने हैरान होकर कहा, 22 साल पहले? मैंने कहा, हाँ बेटा 22 साल पहले। तब स्कूल जाने के लिए हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, हम पैदल ही स्कूल जाते थे, और वो भी 1-2 लड़कियां ही थी जो स्कूल जाया करती थी। हमारा स्कूल हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और रास्ता भी लगभग वीरान में ही पड़ता था। मैं 10 में थी और जब स्कूल जाने लगी तो मैंने देखा कि 3-4 लड़के लफंगों की तरह कुछ दूर तक पीछा किया करते थे और गलत टिप्पणियां करते थे। मैं और मेरी दोस्त
यही दोनों साथ में स्कूल जाते थे। उनकी हरकतें देख हम दोनों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और उतनी दूर तक हम तेजी से चलते थे। क्योंकि मेरी 10 की पढ़ाई थी तो मैंने भी इग्नोर करना ही ठीक समझा। इसी तरह 1.5 महीने बीत गए और उनकी हिम्मत भी बढ़ती गई। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। मैंने फैसला किया कि मैं अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को सिर्फ अपने हाथों में ही रहने दूंगी, क्योंकि मैं जानती थी अगर कुछ गलत हुआ तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, क्योंकि लड़कों को कोई दोष नहीं देता और ये उस वक्त की बात है। अगले दिन मैं जा रही थी तो उन्होंने गंदे गाने गाना शुरू कर दिया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे कुछ करूं, और जब आगे बढ़ी तो उनकी एक वाक्य ने खुद ही मुझे रोक दिया। वो वाक्य था, आज क्या सॉलिड माल लग रही है यार। दूसरे ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है। मेरे पैर ये सब सुनकर अचानक ही रुक गए। मुझे रुका देख वो सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो मेरी दोस्त ने कहा, रुक क्यों गई नीता, इन सबको इग्नोर करो और स्कूल चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और अगर कुछ हुआ तो लोग हमें ही गलत समझेंगे और घर वालों की डांट अलग से। मेरी तरफ से कोई रिस्पांस न देखकर उसने फिर कहा, चलो क्या सोच रही हो, वो सब हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने उससे कहा, आने दो उन्हें, मगर मेरा कुछ छूट रहा है। उसने हैरान होकर कहा, क्या? मैंने कहा, जानना चाहती हो तो मेरा बैग पकड़ो और मेरे पीछे आओ। मैंने अपना बैग उसे थमा दिया और उनके पास गई। मुझे फिरता हुआ देखकर वो सब रुक गए, क्योंकि आज मैं पहली बार पीछे मुड़ी थी। मुड़ना अतीत की तरफ हो या पीछे ठीक नहीं होता, पर कभी कभी कुछ बचाने के लिए इन दोनों की तरफ ही मुड़ना पड़ता है, और ये सही भी होता है। मैं उनके पास जाकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तो मेरी दोस्त ने डरते हुए कहा, क्या कर रही हो नीता, प्लीज स्कूल चलो। मैंने उसे अपने हाथ का पंजा दिखाकर शांत किया, तो आगे उसने कुछ नहीं कहा। अब मेरा संघर्ष शुरू हुआ। मैंने गंभीर होकर कहा, क्या कहा? माल? हिम्मत कैसे हुई है कहने की? और ये तुम में से बोला कौन? उनमें से एक ने कहा, अरे आज चूहिया शेरनी कैसे बन गई? मैंने भी नहले पे दहला दिया। सच तो ये है कि शेरनी कभी चूहिया थी ही नहीं, बस इसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो शेरनी है। दूसरे ने कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, लगता है इसका अंतिम समय आ गया है। अब मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर था। मैंने हाथ खोलकर उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, ऐ, वो तो वक्त बताएगा कि अंतिम समय किसका आया है। आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तीसरा, जो अब तक शांत था, गुस्से में बोला, नहीं तो क्या कर लोगी? हाँ, तुम लड़कियां 1-2 थप्पड़ मारने के सिवा और कर भी क्या सकती हो? मैंने भी गुस्से में कहा, इस गलतफहमी में मत रहना कि हम क्या कर सकते हैं। उसका इतना सुनना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने परिस्थितियों को तुरंत ही भांप लिया और उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगे तो आसपास के लड़के और हम दोनों आश्चर्य हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरी हिम्मत और ताकत देखकर मेरी दोस्त में भी हिम्मत आ गया था। अपने साथी को घायल देखकर उन दोनों ने भी हम पर अटैक कर दिया। हम दोनों ने आओ देखा न ताओ और उन दोनों को भी घुसों पैरों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद मैंने जब देखा कि वो दोनों उठकर हमें मारने में सक्षम नहीं है, तो मैंने गंभीरता से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी घटिया हरकत करके अपने माँ बाप को खुश कर सकते हो? उन्होंने कितनी मेहनत से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या इसलिए कि तुम उन्हें यही दिन दिखाओ? कभी किसी की मदद करके देखो, उस दिन तुम ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी, तुम्हारे भाई बहन भी, और वो मदद लेने वाला भी खुश होगा। और सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को होगी कि तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया। क्या ये सब करने से पहले तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें जरा भी नहीं धिक्कारा? मेरी बातें सुनकर उन तीनों ने अपने सिर झुका लिए, तो मुझे खुशी हुई कि मेरी बातें उन पर असर कर रही थी। उनमें से एक ने हमें हमारे बैग्स उठाकर दिए। तीनों ने कान पकड़कर सॉरी बोला, तो हम दोनों नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। अगले दिन तो क्या, फिर कभी वो लड़के मुझे कहीं नहीं दिखे जब तक मैं उस स्कूल में रही। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो एक दिन शाम को आते समय मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैं उस शोर के पास गई। वहाँ एक लड़की सहमी हुई पास में खड़ी थी और उन तीनों लड़कों में से 2 लड़के 2 अनजान लड़के को मार रहे थे। मेरे मन में शंका हुई कि कहीं इन दोनों ने अभी अपनी आदतें छोड़ी नहीं क्या। मैं सामने जाकर चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों?
जैसे मेरी आवाज सुनकर उन दोनों अजनबी लड़कों को मौका मिल गया हो। वो दोनों जान छुड़ाकर भाग गए। मैंने उनमें से एक लड़के को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि वो लड़की दौड़ते हुए मेरे पास आई और मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।